हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपने स्लाइड में देखा थंबनेल में, अब हम क्या करेंगे, यूपी पीसीएस जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, कोशिश करेंगे कि सभी सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, बट जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा वहाँ तक करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आज से हम जो स्टार्ट करेंगे, सन 2000 का जो क्वेश्चन आपका एथिक्स का पेपर चौथा नंबर आया था, हम उसे पूरा कवर करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं आपके एग्ज़ाम में, और उनका मॉडल आंसर क्या हो सकता है। एक्यूरेट आंसर तो हम नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देने की दावा कर रहे हैं, बट जो उसका मॉडल एक आंसर हो सकता है, ठीक है, वो हम पूरा आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे कि आप इन क्वेश्चनों को लिखते समय किन सावधानी को ध्यान में रखें और कहाँ पे गलतियाँ ना करें। बस यही हमारा उद्देश्य रहने वाला है। और उसका मॉडल आंसर क्या हो सकता है, आप किन शब्दों को डाल सकते हैं और कैसे आप आंसर लिख सकते हैं। तो लेट्स सी, हम उसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसे सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और, कि जो आने वाले क्वेश्चन है वो उनकी प्रकृति क्या होगी, उसका हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट लास्ट में लाएंगे। बट पहले जो अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तैयारी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी वजह से इसी वजह से हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं उनसे संबंधित उनसे संबंधित सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास यदि टाइम रहता है तो हम एक अलग से प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे और उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लगेंगे उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एथिक्स, जो आपका हमारा चौथा पेपर होता है यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एथिक्स के पेपर से स्टार्ट करते हैं। और एथिक्स में आपका जो सैद्धांतिक होता है, ठीक है, जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है, ठीक है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी, जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि मूल्य क्या है। मूल्य क्या है, इनके केंद्रीय तत्वों पर हमें प्रकाश डालने के लिए बोला है। मूल्य क्या है, हम इनके केंद्रीय तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो लेट्स सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये इस आंसर को लिखने से पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वैल्यू क्या है, मूल्य क्या होते हैं। उसके बाद फिर जो इसके मूल्य के जो केंद्रीय तत्व हैं उस पे हमें, ठीक है, टिप्पणी करनी होगी, उस पर लिखने होंगे, अपने विचार व्यक्त करने होंगे। तो लेट्स सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मूल्य होते हैं नीति शास्त्र में, एथिक्स में, वो क्या होते हैं कि व्यवहार एवं आचरण को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। जो मूल्य होते हैं, आप किस प्रकार से समाज में व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से नहीं, वो सारा चीज़ इसमें झलकता है, ठीक है। और ये चरित्र अभिव्यक्ति का आधार होता है। जिस प्रकार से आपका व्यवहार होता है उसी प्रकार से आपको जज किया जाता है सोसाइटी में। आपका चरित्र जो होता है उसी प्रकार से डिफाइन होता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं या अच्छे नहीं हैं, ठीक है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो मूल किसी विषय वस्तु से संबंधित ऐसे गुण होते हैं जो उस वस्तु या विषय की महत्ता को किसी व्यक्ति, समाज और संस्था के संदर्भ में स्पष्ट करते हैं। यदि इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो मूल्य किसी व्यक्ति, समाज एवं संस्था से महत्ता प्राप्त ऐसे गुण हैं जो उनके लिए क्या क्या होते हैं, वन बाय वन निषेध भी देख लेते हैं। वांछनीय होते हैं, जिनकी प्राप्ति में संतुष्टि प्राप्त होती है, साथ ही ये विषय की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। तो ये आपके मूल्य हो गए। अब यदि बोला जाए, अगला हमारा जो क्वेश्चन का हिस्सा था, आप देखेंगे तो बोल रहा है कि मूल्य के केंद्रीय महत्व पर प्रकाश डालना है। तो यदि मूल्य के केंद्रीय महत्व की बात किया जाए तो मूल्य के केंद्रीय तत्व क्या हैं। सबसे पहले तो केंद्रीय तत्वों का आधार ही क्या होता है, मूल्य की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। लेट्स सी वन बाय वन इसे देखते हैं। पहला है आज्ञापरकता, अर्थात किन्हीं आदर्शों, मानकों और विचारधारा के प्रति आशावान होना ही क्या है, आज्ञापरकता होता है। नेक्स्ट है कि आदर्शात्मक रूप, अर्थात क्या होने चाहिए से संबंधित है। जो भी आपकी ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें होती हैं कि सोसाइटी में जो भी आप बदलाव चाहते हैं वो ऐसे होने चाहिए, तो वो चाहिए के अर्थ में, तो जो आपका आदर्शात्मक रूप है ये भी केंद्रीय तत्व है या लक्षण है किसकी, मूल्य के।
नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि इच्छाओं के चयन स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः स्पष्ट है कि उत्कृष्टता के सूचक घटकों को ही हम मूल्य कहते हैं। अब इसको समराइज आप यदि आप कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, या इसका निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं कि वस्तुतः इन केंद्रीय तत्वों से यह स्पष्ट होता है कि बिना आस्था और चयन, ये आपका अंडरलाइन कर सकते हैं, बिना आस्था और चयन के मूल महत्ता प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये विविधा युक्त होते हैं। इसमें ठीक है, विविधता युक्त विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ होती हैं और इनमें टकराव भी पाया जाता है। किस प्रकार का टकराव, लेट्स सी। यदि हम बात करें पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग, तो इन विभागों के जो गुण हैं, इनकी जो मूल प्रणालियां हैं वो डिफरेंट होंगी एक्शन लेने की। जहाँ पर शिक्षा विभाग में आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको किस प्रकार से समाज में बर्ताव करना है, किस प्रकार से बच्चों के सामने कि वो आगे चल के अच्छे एक आचरण का प्रस्तुतिकरण कर सके, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट में उससे जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि उनको अपराधियों से भी निपटना होता है, समाज में हर तरह के व्यक्तियों से निपटना होता है, तो उनकी कार्यप्रणालियाँ जो होती हैं मूल प्रणालियों में भिन्नता पाई जाती है। दूसरी ओर यदि बात किया जाए, दूसरी ओर एक ही विभाग में कार्यरत दो व्यक्तियों की जो आस्था है एवं उनकी जो जीवन प्रणाली है, उनके मूल्यों में चयन में ठीक है, उनके मूल्यों के चयन में भिन्नता हो सकती है। तो ये हमने देखा मूल्य क्या होते हैं और उनके जो केंद्रीय तत्व हैं, हमने उस पर प्रकाश डाला। तो आपसे सन 2018 में जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया एथिक्स में, वो ये पूछा गया कि सरकारी और निजी संस्थाओं में नैतिक सरोकारों को परिभाषित करना था। तो निजी और सरकारी जो संस्थाएं होती हैं उसमें नैतिकता, जो नैतिक सरोकार हैं वो किस प्रकार से ठीक है कार्य करते हैं या उनका कैसे हम यूज़ करते हैं, तो लेट्स सी इसे भी देखते हैं। तो नैतिक सरोकारों में वो मुद्दे आते हैं जो संस्था में संस्थाई लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्रियान्वयन की अवस्था में उत्पन्न होते हैं, और ये एक्चुअल में देखा जाए तो नैतिक मुद्दे ही होते हैं। और ये मुद्दे नैतिक होते हैं क्योंकि ये उन द्वंद्वों से संबंधित होते हैं जो व्यक्ति की कार्य परिस्थितियों के दौरान नैतिक दुविधाओं से उत्पन्न होते हैं। ये जो डिलेमा है, एथिकल डिलेमा, हमेशा आप देखते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। दीज आर सम इम्पोर्टेंट ठीक है फैक्ट्स, लेट्स सी। एंड यद्यपि यदि बात किया जाए, यद्यपि सरकारी और निजी और संस्थाओं में प्रकृतिगत अंतर भी पाए जाते हैं संस्थाई लक्ष्यों को लेकर, ठीक है। यदि संस्थाएं की बात की जाए तो संस्थाई लक्ष्यों को लेकर होते हैं, तथापि उनके नैतिक सरोकार का मोवेश एक ही प्रकार के होते हैं। पहला यदि देखा जाए तो नियम कानून बनाम अंतः प्रज्ञा, जब कहीं पे रूल ऑफ लॉ की बात आती है और फिर उसमें हम अंतरात्मा की बात मानते हैं, तो इसमें से किसे वरीयता दें किसे न वरीयता दें, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एथिकल डिलेमा पैदा करते हैं। दूसरे की यदि बात की जाए, दूसरा हमारा क्या है, बॉस के प्रति ईमानदारी बनाम संगठन के प्रति ईमानदारी। आप संगठन के प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं या बॉस के प्रति, आपके जो सीनियर है उनके प्रति, तो ये कहीं ना कहीं एथिकल डिलेमा आपके दिमाग में उत्पन्न करता है, आपके लिए एथिकल डिलेमा का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, संस्थाई हित बनाम लोकहित का मुद्दा। यदि आप गवर्नमेंट ठीक है और डिपार्टमेंट है, एक तरफ प्राइवेट डिपार्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं आप यदि गवर्नमेंट में है तो लोकहित की तरफ देखेंगे, बट यदि आप प्राइवेट सेक्टर में तो आप संस्था के हित की ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए डिलेमा है कि आप किसको इम्पोर्टेंस देंगे। नेक्स्ट, लाभ बनाम कल्याण का मुद्दा। आप लाभ को ज़्यादा वरीयता देते हैं या कल्याण को, वेलफेयर को। नेक्स्ट, उत्पादन में गुणवत्ता बनाम परिमाणात्मक का मुद्दा। आप किस चीज़ को वरीयता देते हैं, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, प्रतिबद्धता का मुद्दा। आप कितने प्रतिबद्ध हैं किन चीज़ों के मुद्दों को लेके, ठीक है। पारदर्शिता का मुद्दा, आप कितने पारदर्शी ट्रांसपेरेंट रह के काम कर सकते हैं। अगला है, तो आप समाज में देख ही रहे हैं
भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी का मुद्दा। तो ये आप कितना अपने आप को ईमानदार रख पाते हैं, या कितना आप, ठीक है, अपनी छवि को अच्छे से रख पाते हैं, ये आपके लिए चैलेंज होने वाला है। तो ये कहनी एथिकल डिलेमा आपके लिए उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः यदि देखा जाए, सरकारी एवं निजी संगठन में मुख्य अंतर लाभ की स्थितियों के विषय को लेकर ही होता है। और जब से देखा जाए उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के युग में, अब इसमें जो डिफरेंट था वो भी कम हो चुका है। अतः देखा जाए तो संस्थाई लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े मुद्दे कमोवेश एक ही प्रकृति के होते हैं, और ये मुद्दे उन कार्यगत परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं जिनके माध्यम से संस्थाई लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। और उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक सेवा विधेयक 2007 के मसौदे में निम्नलिखित सरोकारों द्वारा सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं को निर्देशित होने को उल्लेख किया गया है। तो जो सार्वजनिक सेवा विधेयक 2007 आया था, उसके अनुसार हमारे सामने कुछ रिकमेंडेशन रखी गई थी, कुछ निर्देश दिया गया था। वो क्या क्या है? वो ये है कि देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को कायम रखना, पहला नंबर। दूसरा, संविधान के प्रति निष्ठा रखना। तीसरा, निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शिता को बनाए रखना। चौथा, सत्यनिष्ठा को बनाए रखना। नेक्स्ट, इन निर्देशों के आधार पर सरकार एवं निजी संस्थाओं के नैतिक सरोकार क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो नैतिक सरोकारों में आप बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय सरोकार, दूसरा कानूनी सरोकार, तीसरा विवेकशील सरोकार, चौथा आर्थिक सरोकार। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके सामने जितने भी अभी हम फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, आप यदि ये लिखना चाहते हैं तो इस स्टेटमेंट को, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप मेंशन कर सकते हैं। बट इसी के साथ साथ आपको और ये भी बोला जाएगा कि देखिए, जो ठीक गैप होता है ना, जो रिफॉर्म या सुधार की स्कोप होता है ना, वो हमेशा रहेगा। तो ये आपके सामने मॉडल आंसर है रेदर देन कि परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट नहीं है। आप इसका आंसर और भी इसमें कुछ नए यदि फैक्ट या, ठीक है, क्या नाम है, स्टेटमेंट ऐड ऑन कर पा रहे हैं तो आपके लिए और अच्छा होगा। मैं तो चाहूँगा कि आप ऐड करें, और एग्जाम्पल यदि दे सकते हैं तो आपके लिए और अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन बोला है कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है? आलोचनात्मक हमें विवेचना करना है। प्रशासन में सत्यनिष्ठ का दार्शनिक आधार क्या है? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ही आपको ये पता चल गया कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है, कि प्रशासन में जो सत्यनिष्ठ का दार्शनिक, ठीक, वेश है, आधार, वो क्या है? तो सत्यनिष्ठा सद्गुणों के प्रति निष्ठा एवं अभ्यास से क्या होती है? संबंधित होती है। दूसरी बात, प्रशासन में सत्यनिष्ठा से तात्पर्य है उस मूल तंत्र के प्रति निष्ठा से है जो प्रशासन में अपने राजनीतिक परिवेश के अधीन स्थापित किया जाता है। प्रशासन में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही उस प्रशासन की क्या है? विशिष्टता को स्पष्ट करता है। जैसे कि हम बात करें कि मिलिट्री प्रशासन में सत्यनिष्ठा कैसी है? राजतंत्र के प्रशासन में सत्यनिष्ठा, लोकतंत्र के प्रशासन में सत्यनिष्ठा। तो यहाँ पे जो सत्यनिष्ठा होगी इन तीनों प्रशासन में डिफरेंट होगी। जो मिलिट्री प्रशासन होगा, जहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट होगी, वहाँ पे सत्यनिष्ठा का मतलब कुछ और होगा वही, बट वो दूसरे तरीके से फॉलो ऑन किया जाएगा। और राजतंत्र में सत्यनिष्ठा डिफरेंट होगा, बट यदि कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ पर सत्यनिष्ठा दूसरे तरीके से, ठीक है, फॉलो किया जाता है। वस्तुतः देखा जाए तो प्रशासन की पारिस्थितिकी में मूल तंत्रों की विभिन्नता का आधार सांस्कृतिक ही होता है, क्योंकि वहाँ का कल्चर कैसा है, समाज कैसा है, सोसाइटी कैसी है, वहाँ पे कल्चर कैसा, किस प्रकार से लोग, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, या उनके व्यवहार कैसा है। और यह संस्कृति समाज विशेष के दर्शन से संबंधित होती है।
प्रशासन के दार्शनिक आधार निम्नलिखित हो सकते हैं। क्या? वस्तुवादी आधार और आदर्शवादी आधार। यदि वस्तुवादी आधार की बात करें तो ये अनुभववादी मत है। यह अधिकारमूलक, उपयोगितावादी और सुखवादी मूल्यों पर आधारित होती है। वहीं आदर्शवादी विचारधारा बुद्धिवादी, आध्यात्मिक, समाजवादी, त्याग, कर्तव्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। वस्तुतः यदि वस्तुवाद एवं आदर्शवाद दोनों विरोधी विचारधाराएं अगर कहा जाए तो, क्योंकि जो वस्तुवादी वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करती है, और जबकि आपकी जो समाजवादी है या दूसरी बात करें, ठीक है, आदर्शवादी, तो वो कहने की सोशलिज्म को प्रमोट करती है, जिनके मूर्त रूप पारंपरिक लोक प्रशासन एवं नवीन लोक प्रशासन है। एवं पारंपरिक लोक प्रशासन स्वतंत्रता के मूल पर बल देते हुए मितव्ययिता, अधिकतम उत्पादकता और तार्किकता को महत्वपूर्ण मानता है, और वहीं नवीन लोक प्रशासन समानता और न्याय के समाजवादी मूल्यों को अधिक महत्व देता है। तो ये स्पष्ट है, और दोनों ही प्रशासन के अपने मूल्य होते हैं जिनसे संबंधित उनके आचरण होते हैं। पारंपरिक लोक सेवा प्रशासन में या लोक प्रशासन में तटस्थता, अनामिता, तार्किकता, सार्वभौमिकता इत्यादि मूल्यों के आधार पर सत्यनिष्ठा की मांग होती है। वहीं नवीन लोक प्रशासन में समानता, न्याय, प्रतिबद्धता एवं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इत्यादि के प्रति सत्यनिष्ठा की मांग करता है। वस्तुतः देखा जाए तो प्रशासन में सत्यनिष्ठा रखने वाले लोक सेवकों की उपस्थिति से इस बात की गारंटी होती है कि राज्य जिन वर्गों को लाभान्वित करना चाहता है वे लोग सचमुच उन्हें प्राप्त होंगे। उपर्युक्त विवेचन से यही स्पष्ट होता है कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार का तात्पर्य यह है कि सत्यनिष्ठ संपन्न व्यक्ति या प्रशासक का आचरण लगभग दर स्थिति में उसके नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आपके सामने ये उत्तर प्रस्तुत किया गया, कोशिश करिए, ठीक है, कि ये तो देखिए कि ये तो मॉडल आंसर है जैसा कि बताया गया, और यदि इसमें आप ऐड ऑन कुछ कर सकते हैं, यदि इसमें आप कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें कुछ और सुधार करके लिखें, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप और इसमें क्या सुधार हो सकता है। तो अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से यदि आप मॉडर्न इंडिया अच्छे से कवर किए हैं, और किए ही होंगे क्योंकि आप मेंस लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा कि गांधी के नैतिक एवं सामाजिक विचारों का परीक्षण करना है कि गांधी जी का जो नैतिकता थी वो किस प्रकार से थी, और सामाजिक उनके जो विचार थे वो क्या थे। तो उनको आपको, ठीक है, परीक्षण करने के लिए बोला है। तो कहीं ना कहीं यदि मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को आप हल करने में काफ़ी हद तक सक्षम होंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं इसे। तो 20वीं शताब्दी में विश्व के नैतिक दर्शन के चिंतकों में महात्मा गांधी का अपना विशिष्ट स्थान और महत्व है। यह विशिष्टता नैतिकता की प्रतियोगिता की विशिष्टता है। सार्वभौमिक नैतिकता के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या वैयक्तिक जीवन में इतना खुला और स्पष्ट प्रयोग अब तक किसी ने नहीं किया है जितना कि गांधी जी ने। तो आप यदि उनकी आत्मकथा पढ़ते हैं गांधी जी की, तो आपको वहाँ से इतना पता चल जाएगा कि वो जो व्यक्ति थे इतने वो खुले विचारों वाले थे। उन्होंने कोई चीज़ प्राइवेट, जो जिसे हम प्राइवेसी बोलते हैं, प्राइवेट चीज़ें, उन्होंने उसमें भी उतना ओपन करके रखा था।
गांधी जी के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम आधार है मानव समाज के प्रति प्रगति का मुख्य आधार। और यदि देखा जाए तो गांधी जी के नैतिक विचार क्या हैं? सत्याग्रह, जो कि आपको मॉडर्न इंडिया मिल जाएंगे हर जगह, सत्याग्रह करते हुए लोक कल्याण की भावना, आत्मशुद्धि एवं ईश्वरवाद, ब्रह्मचर्य, साध्य साधन की शुद्धता, अहिंसा। और आपको जितने भी उनके द्वारा मूवमेंट उठाए गए उसमें सत्याग्रह दिखाई देगा, अहिंसा दिखाई देगा, साध्य साधन की शुद्धता दिखाई देगी, आत्मशुद्धि एवं ईश्वरवाद दिखाई देगा, लोक कल्याण की भावना दिखाई देगी। तथा अब उनके सामाजिक यदि विचारों की बात किया जाए तो बुनियादी शिक्षा पर वो जरूर हर जगह आपको देखेंगे जोर देते हैं। साम्यता, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं वो। नारी सुधार की बात करते हैं, जो छुआछूत है उसके निवारण की बात करते हैं, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। इसी वजह से उन्होंने बोला था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, आप देखेंगे कि जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, तो कहीं ना कहीं एम.के. गांधी की सजेशन की वजह से वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। तो सत्य के विकेंद्रीकरण के वो प्रबल समर्थक थे और यही कारण है कि उन्होंने भारत को गांवों का देश कहा है, यही कारण है। और अगला आपका है श्रम बल, श्रम पर बल इत्यादि। विचारों के परीक्षण की बात किया जाए तो तत्कालीन औपनिवेशिक प्रशासन में भारतीयों की स्वतंत्रता हेतु गांधी जी ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया वे भारतीय संस्कृति के साथ साथ आधुनिक मूल्यों और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप विकसित हुए हैं। वस्तुतः देखा जाए तो गांधी जी मूलतः अराजकतावादी एवं आध्यात्मिक दार्शनिक थे और उन्होंने तत्कालीन सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के आत्मबल में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक कुरूपताओं से लड़ने का प्रयास भी किया था। तो यही कारण है, आप देखेंगे कि वो कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते थे, हमेशा अहिंसा की बात करते थे ताकि उसमें से आत्मबल में वृद्धि की जा सके और समाज को साथ में लेके चला जा सके। जो समाज की जो कुरूपताएं हैं, जब तक समाज को आप साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक उनकी कुरीतियों को दूर नहीं कर पाएंगे। और साथ ही भारतीय सामाजिक संरचना में व्याप्त सांस्कृतिक मूल्यों की आधुनिक व्याख्या उन्होंने की है। पहला, नारी सुधार एवं अस्पृश्यता उन्मूलन पर उनका जोर सामाजिक कुरीतियों से ही संबंधित था। वर्ण व्यवस्था की कर्म आधारित व्याख्या सांस्कृतिक मूल्यों की नवीन व्याख्या से संबंधित था। साम्यता का उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर समर्थन कर अहिंसा प्रेम के मूल्यों पर बल दिया है। सत्य के प्रति आग्रह में उन्होंने भारतीयों में आत्मबल का संचार कर उन्हें दृढ़ और साहसी आचरण करने पर बल दिया है। तो ये कहीं ना कहीं आपका उत्तर पूरा होता है। और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कि यद्यपि दार्शनिकों का एक वर्ग उन्हें यूरोपियन विचारक मानता है, लेकिन वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में भी उनके विचारों की प्रासंगिक बना रहना उनके विचारों की महत्ता को क्या करता है, स्पष्ट करता है। तो ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि आप अपने आंसर में यदि उसके जो फॉर्मेटिंग करें तो उसके थ्री पार्ट होने चाहिए। पहला जो होगा इंट्रो पार्ट होगा, दूसरा होगा मेन बॉडी होगी, ठीक है, और तीसरा आपका कंक्लूजन होगा जिसे निष्कर्ष बोलते हैं। तो ये तीनों आपके आंसर में होने चाहिए। मेन इंट्रो में आप जो भी क्वेश्चन में हो आपसे पूछा जाता है उसे डिफाइन करने की कोशिश करिए। मेन बॉडी में आपको जो मेन उसके पार्ट है उसे डिफाइन करिए, बताइए, और लास्ट में आपको उसे कंक्लूड करके निष्कर्ष लिख दीजिए। नेक्स्ट यदि बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना है। किसका किसका? अंतरात्मा, सेवा भाव और अनुशासन। तो आपको इसे डिफाइन ही करना है।
और कोशिश करना ये है ऐसे क्वेश्चनों में कि इसका परिभाषा लिख के और इससे संबंधित एक उदाहरण हम लिख दें। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो लेट्स सी वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंतरात्मा देखते हैं। तो अंतरात्मा व्यक्ति का नैतिक क्या होता है? विवेक होता है। क्योंकि आप जो अंदर से सोचते हैं, अंदर से सोचते हैं मतलब कि आप बोलते हैं ना कि दिल की आवाज़ है, मेरी अंदर की आवाज़ है। तो नैतिक क्या है? वो विवेक है। अंतरात्मा व्यक्ति के क्या है? नैतिक विवेक है। इसमें व्यक्ति नैतिक परिस्थितियों में अपनी आंतरिक स्व की बात सुनता है। यद्यपि अंतरात्मा के स्वरूप को लेकर दार्शनिकों में मतभेद है, जहाँ फ्रायड जैसे मनोशास्त्री इसे सामाजिक आवाज़ मानते हैं, वहीं कांट इसे शुद्धि बल के शाश्वत आकार के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो प्रशासन में अंतरात्मा एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसका विकसित स्तर प्रशासन में सहयोग, प्रबंधन और विकट परिस्थिति से निकलने की दक्षता इत्यादि का कौशल प्रदान करता है। वहीं अविकसित स्तर पर यह भ्रामकता को उत्पन्न भी करती है, ये भी याद रखिएगा। यदि आपकी जो अंतरात्मकता की आवाज़ है वो परिपक्व नहीं है तो आपको भ्रमित कर देगी, जहाँ नैतिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है कि क्या करना है, अब क्या नहीं करना है। आप अंतरात्मा की बात माने या बाहर की आवाज़ माने, इसकी सिविल सेवा में प्रासंगिकता है। कैसे? तो आप देखेंगे सहयोग, समन्वय की प्राप्ति, मानवतावादी मूल्यों के अनुरूप निर्वर्जन, आपदा प्रबंधन में दक्षता, मानव संसाधन प्रबंधन में नेतृत्व गुणों का विकास और साख निर्माण में भी भूमिका निभाती है। यदि आपके अंदर वो अंतरात्मक की बात नहीं मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ कानूनों को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप समाज को एक अच्छा जो अपना नेतृत्व है उसे नहीं प्रदान कर सकते या नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका सेवा भाव। तो नवीन लोक सेवा में भावना को महत्वपूर्ण मूल माना गया जाता है। वो क्या क्या है? राष्ट्र निर्माण से संबंधित होती है लोक प्रशासन में, और दूसरा न्याय के रूप में वंचितों के विकास से संबंधित होती है। तीसरा साम्यता के लक्ष्यों से युक्त होती है। चौथा समाज निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। इस भावना से प्रशासन की कार्यशैली का लोकतांत्रिकरण होता है, जिससे योजनाओं एवं नीतियों का लाभ आम जन तक पहुंचता है। अनुशासन की बात करें तो अनुशासन से अभ्यास विकसित होता है। यदि आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो नेक्स्ट, इससे सद्गुणों को आत्मसात करने में आसानी भी होती है। यह मूल्यों के प्रति निष्ठा को बनाए रखता है। और अगला, लोक सेवा में अनुशासन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह एक सार्वजनिक सेवा प्रदाता क्या है, एजेंसी भी होती है। तो कहीं ना कहीं आपको एक जीवन में, आपके जीवन में एक डिसिप्लिन मेंटेन को सिखाता है। इससे कर्तव्य निर्वहन में, कार्य निष्पादन में क्या आती है, स्पीड, गति आती है। क्योंकि आप यदि डिसिप्लिन में देखिए, अनुशासित होकर कोई कार्य करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक आप देखेंगे बहुत सुधार आपको दिखेगा। और यह मानक रूप में व्यवहार को निर्देशित भी करती है और मानव जनित कमजोरियों को जीतने में भी सहयोग देती है। जितने भी आपकी सपोज दैट, यदि आपसे उदाहरण के लिए बात किया जाए, इस समय ठंड का मौसम है, अब आपको पता है कि आपका मेंस है, आपको आंसर राइटिंग करना है, प्रैक्टिस करना है। बट यदि आप शाम को देर रात तक मूवी देखते हैं या घूमते हैं और सुबह आप 8-9 बजे तक सोते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो कर्तव्य निर्वहन है, कार्य निष्पादन है, उसमें गति बिल्कुल नहीं आ पाएगी। बिकॉज ऑफ आप डिसिप्लिन नहीं है, आप अनुशासित नहीं है। तो आपकी जो कमजोरियां हैं, इसको जीतने में कौन मदद करेगा? डिसिप्लिन।
यदि आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम से सुबह उठ के प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और अनुशासन यह सहयोग एवं समन्वय का आधार भी होता है। और यदि इसकी निष्कर्ष की बात किया जाए तो उपयुक्त मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि अंतरात्मा, सेवा भाव एवं अनुशासन जैसे मूल्यों का सिविल सेवा में एक क्या महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इससे प्रशासन को जनता का विश्वास भी प्राप्त हो जाता है। अगर जनता को अधिकारियों के ऊपर विश्वास हो तो सामाजिक परिवर्तन तथा अन्य मामलों में उनका सक्रिय सहयोग भी मिलता है, याद रखिएगा। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो भी और आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सैद्धांतिक क्वेश्चंस हैं, अभी जितने भी रिमेनिंग हैं उसे हम कवर करने की कोशिश करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।